हेलो दोस्तों। आज अपने शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई सबसे बढ़िया सबसे अच्छी कहानी बड़े घर की बेटी। ये एक प्रकार की आदर्श मूलक कहानी है। इसकी शुरुआत होती है बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के एक जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता में किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी मरम्मत भी मुश्किल थी उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं दो अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनियां सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वेदों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से इसकी निंदा तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव के सबसे बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होने और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक कारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की जलनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करते थे। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और त्रह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी सिकरे, झाड़ फानुस, अर्नेरी, मजिस्ट्री और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्वान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपए का कर्ज सिर पर हो गया तो खुली आंखें खुली। हाथ समेट लिए। आनंदी चौथी लड़की थी, पर अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि उसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही 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 स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी से साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो वहां का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नामात्र को भी न थी। हाथी घोड़ा तो का तो कहना ही क्या। कोई सजी हुई सुंदर
पहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक नहीं थी, न जमीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सादा सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया है, इतना जल्द उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को बावज की यह ठिठाई हुई बुरी मालूम हुई। तनिक तिनक कर बोला, मेके में तो चाहे घी की नदियां बहती हो। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मेके की निंदा उसे नहीं सह सकती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई कार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी। हैं, जीप पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। वह अपड उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और परुस्तव का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप वन में रही, न कुछ खाया न पिया, उसकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी शुद्धि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो वह भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई। लाल बिहारी ने कहा, कुछ नहीं हुई, यूं ही आप उलझ पड़ी। मेके में सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। वह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है। आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में उजल उजाल ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुम्हें यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलसा दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शौर नहीं है, मुझे खड़ाऊ से मारकर यों न करता। श्रीकंठ, सब हाल साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मेके को भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहना गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी है तो नाई कार खा जाते हैं,
और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। हाथी, यदि हाथ से न रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया। इस छोकरे का यह एहसास। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर ही रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। बड़े कदा उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्गनी उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निभाया न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें करने कहने पर श्रीकंठ ने इतनी ही बार कोई अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ये बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब न्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं। कोई एक की दो कह ले, वहां तक मैं सह लूंगा, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके जैसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह का घर का नाश कर देती है। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही जाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए हैं। पर जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उदारता उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे। श्रीकंठ, नहीं जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिल्लम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर कुछ ही मन जलते थे नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ। तुम्हारा जो भी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया।